हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 32। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2018-2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, इसके पहले हम सूक्ष्म शिक्षण के विषय में आपके लेक्चर नंबर 30, लेक्चर नंबर 31 में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट हम विशेषताएं ही देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण की प्रक्रिया आसान व सरल होती है। जो शिक्षण कार्य होता है सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से सरल हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में वो सारे कौशल विकसित कर लेता है जिसकी उसे आवश्यकता है शिक्षण कार्य में। तो दूसरा हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे शिक्षण कार्य को बहुत ही कम समय में किया जाता है, लेकिन ये कम समय आपका एक अनुभव होता शिक्षण कार्य कैसे करना है। नंबर 3 हम देते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापक के कक्षा व्यवहार को परिमार्जित करता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही फैक्ट बात कही गई है कि सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही ये पता चल जाता है कि आप अपने छात्राध्यापक के साथ किसी भी प्रश्न को लेके किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप अपने या किसी भी तरह से किस तरह से अपने उत्तर को देते हैं छात्राध्यापक के प्रश्न पुटअप करने पे, या आप अगर अपने एक शिक्षक के सामने सूक्ष्म शिक्षण का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ही पता चल जाती हैं। नंबर 4 है, यह ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षार्थियों में शिक्षण कौशलों का विकास करता है। यहाँ पे एक वास्तविक प्रशिक्षण तो होता ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आपके छात्राध्यापक एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं। जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं, जो आपके सहपाठी भी हैं, वो एक छात्र के रूप में तो बैठे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भी तो एक टीचर ही हैं। तो वो सारी जो आपके कमियां होती हैं वो फीडबैक के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। आपके शिक्षक भी उसमें हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शिक्षण कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करते हैं। नंबर 5 हम देखते हैं, कक्षा के आकार को घटाकर छोटा कर दिया जाता है, अर्थात कक्षा में 5 से 10 छात्र ही रखे जाते हैं। यहाँ पे छात्र तो आपके सहपाठी ही होते हैं और आपके शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पे 5 से 10 लोग ही रहते हैं जो आपको ऑब्जर्व करते हैं आपके शिक्षण कार्य के दौरान। आप किस तरह से अपने पाठ्य वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह से उसको प्रभावशाली बनाने के लिए किन किन विधियों का यूज कर रहे हो, किन किन कौशलों का यूज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपकी ऑब्जर्व की जाती हैं। नंबर 6, इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार में संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ढंग से बताया गया है कि जो आप माइक्रो टीचिंग के दौरान जो भी आप शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें जो भी कमियां आती हैं या जो फीडबैक के माध्यम से वो आपको बताई जाती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो उसके लिए आपको पुनर्बलित भी किया जाता है, जिससे जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है कि आपके सहपाठी, आपके शिक्षक आपको ये बताते हैं कि आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया है। तो आप उस कौशल को अपने आगे आने वाले जिसमें आप एक्चुअल टीचिंग करेंगे उसमें यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके शिक्षण कार्य को और प्रभावशाली बनाती हैं। नंबर 7 हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कक्षा कक्ष परिस्थितियों का नियंत्रण संभव है। दोस्तों, यहाँ पे आपके कहने के लिए तो आपके छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका जो कि आपके एक सहपाठी भी हैं,
तो ये आपके लिए एक ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माहौल, अगर आपके जो छात्राध्यापक जो आपके एक छात्रों के रूप में वहाँ पे बैठे हैं, तो वहाँ पे अगर वो लोग आपके शिक्षण कार्य के दौरान किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एज ए टीचर हैं तो आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती हैं कि इस तरह इस कंडीशन में, इन परिस्थितियों में आप अपने क्लास को किस तरह से चुप कराएंगे, किस तरह से अपने क्लास को प्रश्नीकरण कौशल के माध्यम से, अलग अलग कौशलों के माध्यम से उनको एकाग्रचित करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत बताई जाती हैं। नंबर 8 हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण समय व साधनों की दृष्टि से अधिक मितव्ययी होता है या छात्राध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। दोस्तों, ये बहुत ही क्लियर बात है कि सूक्ष्म शिक्षण में आप कम समय में ज़्यादा कुछ सीखते हैं, क्योंकि आपके जो सामने जो ऑब्जर्वर हैं, कहने के लिए तो वो एक स्टूडेंट के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन वो हैं एक्चुअल में आपके लिए छात्राध्यापिका जो आपके सहपाठी हैं और आपके टीचर भी हो सकते हैं ऑब्जर्वर के रूप में। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी टीचिंग में, स्टेप बाय स्टेप जो भी कमियां होती हैं उनको बताने के लिए, और अपने स्किल में और क्या क्या सुधार लाइए, क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करिए जिससे आपका जो शिक्षण कार्य है प्रभावशाली बने और कम समय में ये सारी चीज़ें आप जल्दी सीख जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मितव्ययी भी होती हैं। नंबर 9 हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और उनके द्वारा प्रेरणा तथा पुनर्बलन का प्रयोग संभव है। जब आप पहले से माइक्रो टीचिंग के द्वारा अपने शिक्षण कार्य में उन कौशलों का विकास कर लेते हैं जो आपके शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाती हैं, तो इस तरह से जो आपके शिक्षण कार्य में जटिलताएं आने वाली होती हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाएंगे या स्पष्ट नहीं कर पाएंगे और आप यहाँ पे फंस सकते हैं, अपने बातों को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो ये सारी जो कठिनाइयाँ आती हैं या आप क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इन सब कठिनाइयों से आप पहले से ही सजग होना सीख जाते हैं इस माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। और किस तरह से अगर आपका क्लास कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप प्रश्नीकरण कौशल का यूज कर के बच्चों को चुप करा सकते हैं, और जहाँ भी बच्चे अच्छे आपके लिए अच्छा जवाब दे रहे हैं और आपके पाठ से संबंधित जो भी आपने उनका फीडबैक लिया है वहाँ पे वो हर चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप पुनर्बलन के माध्यम से भी क्लास को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 10 हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षणाभ्यास का गुणात्मक विकास होता है तथा इसमें वास्तविक और अभिरूपित दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां संभव हैं। यहाँ पे जो शिक्षण कार्य करने का अभ्यास होता है वो उसमें आपकी गुणात्मक वृद्धि होती है, यानी कि आप उसमें क्वालिटी वाली चीज़ों को लाते हैं अपने अंदर। नंबर यहाँ पे हम देखेंगे 11, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को मूल्यांकन में अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से जो छात्राध्यापिकाएं होती हैं उनको क्लास में किस तरह से मूल्यांकन करना है, ये सारी चीज़ें वो सक्रिय रूप से कर पाते हैं, क्योंकि उनको अपने शिक्षण कौशल से, अपने शिक्षण कार्य से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है और उन चीज़ों को वो अच्छे ढंग से कर पाते हैं। जो भी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई हैं क्लास में वो अपने जो छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं हैं वो जो कि एक स्टूडेंट के रूप में वहाँ बैठे हैं, उनसे क्लास में
पाठ योजना के समाप्त होने के पश्चात क्लास में जो क्वेश्चन पुटअप करेंगे उसमें उनका मूल्यांकन करेंगे, तो इस तरह से क्लास को प्रभावी भी बनाएंगे वो। नंबर 12 देखते हैं हम। छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न भी करता है। यहाँ पे छात्राध्यापक अपने योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन कौन सी शिक्षण कौशल को हमें किस जगह यूज करना है, वो इन सारी चीज़ों को सीखता है और उन्हें विकसित करने का प्रयत्न भी करता है। तो ये होता है आपकी माइक्रो टीचिंग की विशेषताएं, जो कि आप कम समय में, कम खर्च में, कम लोगों के बीच भी आप अच्छे ढंग से अपने शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाता है माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।